त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आज हमारा डिस्कशन मैंने आपको बताया तारा या नक्षत्र तारा पर होगा और उसको कैसे हम डे टू डे लाइफ में फलित में इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर होगा। तो मैं और विलंब नहीं करते हुए सीधा स्लाइड पर आता हूँ और वहीं से आपको दिखाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। नक्षत्र तारा चक्र। अभी तक नक्षत्र तारा चक्र का जो कन्वेंशनल तरीका यूज़ करने का है वो हमने ना गुण मिलान में मैंने सबसे पहले गुण मिलान में सीखा था कि लड़का लड़की का चार्ट आए, दोनों का चंद्रमा देखो और उससे एक दूसरे से तारा मिलाई जाती है। और आपको पता हो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर कितने मिल सकते हैं? कोई बता सकता है आप में से? सबसे ज़्यादा नंबर अगर पूरे दोनों को मिल भी जाए तो कितने मिलेंगे? 3। मैक्सिमम 3 मिलेंगे। और मिनिमम कितने मिलेंगे? 1.5 या 0। ओके। 2 आवाज़ आई, उन्होंने एक ही बंदे ने दोनों ही आंसर बोले हैं, 1.5 भी बोला है, 0 भी बोला है। अच्छा, आपको पता होगा लेकिन मैं फिर भी याद दिला दूं कि 0 किसी केस में आ ही नहीं सकता। आप सारी तारा मिला लेंगे ना तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी तरफ से लड़की भी ख़राब है, लड़की की तरफ से मैं भी ख़राब हूँ। ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे दोनों तरफ से देखेंगे, या तो 3 मिलेगा या 1.5 मिलेगा। 3 तो बहुत ही रेयर मिलता है एक आध कॉम्बिनेशन को, अदरवाइज़ वो 1.5 पर ही मामला अटक जाता है। जो नए स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, जिन्हें एग्ज़ाम देना होता है, उनको हम यही बोलते हैं कि एग्ज़ाम में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितने तारा में नंबर मिल रहे हैं तो 1.5 सेफ़ है। 1.5 पे ज़्यादा स्कोप रहता है कि वो आपका रिज़ल्ट सही रहे। ठीक है, तो मैं अब इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? आज हम कुंडली कैसे देखते हैं तारा के साथ उस पर बात करेंगे। नक्षत्र तारा चक्र क्या है? जिनको बेसिक आइडिया नहीं है उनको बता दूं, तारे को कहते हैं, नक्षत्र को कहते हैं। तो यहाँ पर तारा चक्र या तारा मिलान में हम नक्षत्रों का मिलान करते हैं। वो आपको ऑलरेडी आइडिया है लेकिन फिर भी मैं बता दूं। 27 नक्षत्र को 9 तारा ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, यानी 9 नक्षत्र। हम सब जानते हैं कि केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी मघा मूला, हर एक ग्रह के 3 नक्षत्र, 3 कैटेगरी इसकी बनाई गई है। तो ये तारा का ग्रुप होता है। इससे क्या देखा जाता है? इससे प्लैनेट की मेरे प्रति रिजल्ट देने की भावना देखी जाती है, बल नहीं देखा जाता। दोबारा बोल दूं, आप ग्रह का बल नहीं देखते हैं तारा से कि भाई तारा अच्छी आ गई तो बलवान होगा ग्रह, नहीं। मेरे प्रति उस ग्रह की रिजल्ट देने की, क्या कहूँ मैं आपको, उसकी नीयत, उसका इंटेंट हम इससे देखते हैं। बल्कि मैं इसको एक स्टेप और लेके जाऊँगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2 कुंडली है, दोनों में ग्रह उतना ही बलवान है, एक में तारा खराब है, एक में तारा अच्छी। तो क्या फ़र्क होगा? तो फ़र्क ये होगा, तारा किससे में देखी जाती है? एक बार बताइए आप में से कोई, किस प्लैनेट से तारा का विचार होता है? चंद्रमा से। मून से। मून हमारी उम्मीद, हमारी एक्सपेक्टेशन, हम उससे कितना खुश नाखुश है उस पर डिपेंड करता है। तो यानी अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि 2 इंसानों के दोनों के पंचम भाव बहुत बलिए, पंचमेश अच्छी जगह बैठा है, पंचमेश सेम राशि में बैठा है, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हैं, तो कहना तो हम दोनों को ये कहते हैं कि अरे आपको संतान का सुख रहेगा, संतान अच्छी मिलेगी वगैरह वगैरह। एक व्यक्ति जिसकी तारा भी अच्छी है वो संतान के सुख को अनुभूत कर रहा है या उसके आनंद में लिप्त है,
और एक व्यक्ति उसके बली होने के बावजूद अंदर से नाखुश है कि यार जो उम्मीद की थी वो नहीं बना। मेरा लड़का स्टेट सिलेक्शन कमीशन तो क्लियर कर गया, लेकिन यार आईएएस नहीं बन पाया, यूपीएससी नहीं क्रैक की। मेरी उम्मीद यूपीएससी की थी, है वो भी बड़ी पोजीशन, लेकिन आपकी उम्मीद कितनी है और वो क्या फुलफिल हो पा रही है कि नहीं, उसको हम तारा चक्र से देख सकते हैं। क्लियर हुआ जो मैंने बोला कि ये इंटेंट को शो करता है, हमारी संतुष्टि को शो करता है, क्योंकि ये हमारा चंद्रमा है, मेरा मन है। तो ध्यान रखिएगा, इससे कोई बल मैं स्ट्रेट अवे गाँव की ताकत पता लग जाएगी तो भैया हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे टूल है, उच्च का है, नीच का है, केंद्र में है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, वो सब लगाना है। लेकिन मेरी उम्मीदें क्या है उसको देखने के लिए 9 तारा चक्र में क्या होता है आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि कैसे देखते हैं इसको। तो आपका जन्म नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र से 19वां नक्षत्र, तीनों को जन्म तारा कहते हैं। मतलब अगर मैं सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुआ हूं तो सूर्य के बाकी 2 नक्षत्र भी मेरे लिए जन्म तारा कहलाएंगे। जिस भी ग्रह के नक्षत्र में आप हुए हैं उसी के नक्षत्र में और जो नक्षत्र हैं वो आपके जन्म तारा कहलाते हैं। ये हम आपको याद होगा, नहीं तो फिर भी बताता हूँ। केतु का फलित करते वक्त मैंने आपको पढ़ाया भी था कि केतु के त्रिकोण में जिन नक्षत्रों में वो केतु जिस नक्षत्र में बैठा है, केतु के त्रिकोण में उन नक्षत्रों में जो भी ग्रह हो, केतु का प्रभाव उस पर ज़रूर आता है। तो वो यही है कि आपका संबंध हो गया, जन्म का कनेक्शन हो गया। इसमें एक एक और जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 2, 11, 20, वो हमारी कहलाती है संपत तारा। आसान तरीका ये नंबर याद करने का क्या है, न्यूमरोलॉजी तो काफ़ी लोगों में आप में पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो इन नंबर्स को आपस में प्लस कर दीजिए। आंसर 2 आ रहा हो तो वो सब संपत तारा है। जैसे सिंगल 2 में तो 2 है ही, 1 + 1 = 2, तो 11 भी संपद हो गई। 2 + 0 = 2, तो उसको भी हम संपत तारा कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इसी तरह अगर मैं विपत्त तारा की बात करूं जो तीसरे नंबर पे आता है, वो विपत्ति, ऑब्स्ट्रक्शन, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल को दिखाता है। उसमें 3 आता है, तीनों को दोनों को जोड़कर, जैसे 3 तो 3 है ही, 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, तो ये विपत्त तारा होती है, इसको अच्छा नहीं लेते। चौथी तारा मैंने क्लास के शुरुआत में पूछी, शेम है। शेम अच्छा माना जाता है, भल मानस इसे हम बोलते हैं, भलाई चाह रहा है, हमारे लिए अच्छा चाह रहा है, इस तरह देखते हैं। इस वजह से 4, 13, 22 को अच्छा माना जाता है। फिर हमारी तारा आती है जिससे हम कहते हैं प्रत्यरि। अरि का मतलब होता है शत्रु, तो अपोजिशन, स्ट्रगल, ये इसमें आता है। 5, 14, 23 तीनों को जोड़ लोगे तो 5 ही रहने वाला है, इसको हम प्रत्यरि तारा कहते हैं। इसके बाद आ जाता है साधक तारा जो 6, 15, 24 में आता है। ये वो है जो हमारे काम को साधने में हेल्प करता है। देखो, आपने जब क्लासेस में पढ़ा था अष्टकूट मिलान वगैरह में, तो हमने सीधा सीधा कहा था ये तारा अच्छी है, तारा बुरी है, वो अभी भी कहेंगे, लेकिन हर तारा का फलित अलग है। साधक मतलब आपके काम की पूर्ति होना, शेम मतलब आपका कल्याण होना। इसके फ़र्क को समझना, आप समझदार हैं सभी कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, अभी मैं पूछूंगा आपसे। तो साधक तारा, उसके बाद अगर मैं 7वीं तारा की बात करूं तो उसको नेगेटिव लिया जाता है, वो होती है वध तारा। टर्मिनेशन, डिस्ट्रक्शन, डेथ, ये इसको इंडिकेट करता है। निधन तारा बोलो, वध तारा बोलो, एक ही बात है। 8वीं तारा मित्र हो जाती है, सपोर्ट को दिखाती है, आपके लिए कुछ करने को दिखाती है, आपके साथ अच्छे संबंधों को दिखाती है। और फिर आ जाता है अति मित्र, कि आपके लिए बहुत खास है, आपके लिए बेस्ट फ्रेंड वाले है, कि कुछ भी कर लो वो आपके सपोर्ट में खड़ा है, आपके लिए जान देने को हाजिर है। तो ये अति मित्र तारा हो जाती है। आई नो एंड आई होप आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए, उसको गिनते कैसे हैं? जन्म नक्षत्र, यानी जहाँ पर आपका चंद्रमा है वहाँ से गिनना होता है, और देखना होता है कि सामने वाली पार्टी का चंद्रमा कौन सी नक्षत्र में है, उनके बीच की दूरी गिन लेते हैं, और उसमें ये जो अभी आपको नंबर्स दिखाए उसके बेसिस पे निकाल लिया जाता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ तारास पर। 2 ग्रुप बांटे गए हैं, अच्छे वाला और बुरे वाला। तो अब देखते हैं कि बुरे वाले ग्रुप के बारे में सुनीता जी, सुनीता सिंह, आप कुछ बताइए, कौन सी तारा बुरी होती है? सर 5, 7 तारा को बुरा कहते हैं।
ओके, एंड अच्छी तारा? मित्र, अति मित्र, साधक, क्षेम, ये। और जन्म तारा में कि ये कहते हैं सर कि अगर आपका जन्म नक्षत्र का वो जो चंद्रमा अच्छा बैठा है तो जन्म तारा को भी शुभ ले सकते हैं, वरना अन्यथा नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी आपसे। आपने जो बोला हमने उसी तरह इसको डिवाइड कर दिया। संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अति मित्र, यानी 5 तारा बड़ी शुभ है, 3 खराब है, 3, 5, 7 जिसका अभी हमने जिक्र किया। सो जन्म तारा को हमने छोड़ा हुआ है। अभी जन्म तारा पर मैं ट्रांजिट वाला जब आपको समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब विषय पर आते हैं। तो ये तो हमें पता है, इसके बाद कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो आपको पता है, लेकिन फिर भी काउंट फ्रॉम जन्म नक्षत्र टू टारगेट नक्षत्र। टारगेट नक्षत्र का मतलब क्या है? जिस नक्षत्र में ग्रह बैठा है, जिस नक्षत्र में सामने वाली पार्टी का चंद्रमा बैठा है, उसको हमने काउंट करना होता है। डिवाइड द काउंट बाय 9 एंड नोट द रिमाइंडर। उसमें 9 से भाग दे दो और जो नीचे बच जाएगा वो नंबर आपको बताएगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। 5 आ रहा है तो अभी जो हमने कहा प्रत्यरी, 6 आ रहा है तो साधक, इस तरह से इसको निकालते हैं। एग्जाम्पल 2 आए तो संपत, इस तरह से। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ से वो चीज़ चालू होगी जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है या अभी तक मौका नहीं मिला है। देखो, मैंने शुरुआत में कहा हम कुंडली देखकर अलग अलग भाव के बल के बारे में बातें करते हैं। ये भाव बली है, कमज़ोर है, शुभ ग्रह दिख रहा है, अशुभ ग्रह दिख रहा है। आज हम बात करेंगे इंसान की उम्मीदों पर वो भाव खरा उतरेगा कि नहीं और उसको कैसे देखना है। तो हमें पता है किसी भी भाव को जज करने के लिए हमारे पास 3 की एलिमेंट होते हैं जो आप शिक्षार्थी कह लो, फंडामेंटल कह लो, उसको उससे पढ़ते आ रहे हो। भाव स्वयं, भाव का अधिपति और भाव का कारक। अब आपने क्या करना है? आपने भाव मध्य की नक्षत्र को नोट करना है। भाव मध्य क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर नेहा का मिथुन लगन है और लगन की डिग्री 8 है, ठीक है। तो अब हम ये 8 डिग्री हर भाव की मान लेंगे कि लगन की 8 है, सेकेंड हाउस की भी 8 होगी, थर्ड हाउस की भी 8 होगी, फोर्थ की भी 8 होगी। और फिर हमने क्या करना है? अगर किसी महिला का मिथुन लगन है तो सेकंड हाउस में कर्क राशि आएगी, ये आप समझते हैं। और कर्क राशि में 8 डिग्री भी आएगी क्योंकि वो भाव मध्य है। तो कर्क राशि की 8 डिग्री पुष्य नक्षत्र में आती है। तो हम कहेंगे सेकंड हाउस का नक्षत्र, भाव नक्षत्र पुष्य है। अगर मिथुन लगन हुआ तो सप्तम में कौन सा आएगा उसका बताओ जरा, देखते हैं किसको नक्षत्र की काउंटिंग अच्छे से आती है। सेम डिग्री सप्तम भाव का कौन से नक्षत्र में आएगा? ठीक है, कोई नहीं, 8 डिग्री था तो मूल आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यानी कि सप्तम भाव जो है वो केतु का, उसका भाव कस्प या भाव का मध्य बिंदु केतु के नक्षत्र में आएगा। ये दशा के टाइम पर आपको याद होगा मैरिज पढ़ाते हुए हमने एक बड़ी बात की थी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है टाइमिंग ऑफ मैरिज में, तो हमने वो देखा। दूसरा, भावा लॉर्ड जो है वो रूलिंग प्लैनेट कौन है, जो भी उसका मालिक है उसका नक्षत्र देखा, टारगेट नक्षत्र वो लिया। और तीसरा, जो उस भाव का नेचुरल सिग्निफिकेटर है कारक, उसका नक्षत्र लिया। ये 3 को लिया और अपने चंद्रमा से तीनों की तारा निकाली। दोबारा बोलो, खाली भाव की नहीं, भाव के स्वामी की, भाव के कारक की और भाव की खुद की। और फिर हमने जज किया कि यार तीनों की तारा मुझे क्या दिखा रही है, क्या बता रही है, क्या रिजल्ट रहने वाला है। अब अगर मैं इसको समझाऊं आपको, उससे पहले ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है कि हर भाव के कारक कौन से हैं और ये कारक बदलते भी रहते हैं। हम कह रहे हैं नेचुरल कारक है लेकिन ये बदल जाते हैं। कब बदलते हैं ये कोई बताओ मुझे? भाव के कारक कब बदल जाते हैं? तो बस यही चाह रहा था। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर उस भाव से आप देख क्या रहे हो उसके बेसिस पर उस भाव के नेचुरल सिग्निफिकेटर को चेंज कर देंगे। जैसे चौथे घर को एग्जाम्पल देते हुए अभी इन्होंने बोला, सुनीता जी ने, कि माँ का कारक देख रहे हो, चौथे भाव से माँ देख रहे हो तो चंद्रमा जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप बात वाहन की कर रहे हो तो मैं चंद्रमा पे क्यों जाऊँगा, फिर मैं मून पर, वीनस पे जाऊँगा कि वाहन का कारक वीनस है तो उससे देखो। यही होता है ना।
तो इसका ये अर्थ हुआ कि ये कारक डिपेंडिंग अपॉन द सिग्निफिकेशन विच यू नीड टू कंसीडर यू या विच यू वांट टू कंसीडर, उसके बेसिस पे बदल जाते हैं। दशम भाव पे मैंने सूर्य बुध लिखा हुआ है, दोनों के अलावा मैं शनि लिखना चाहिए था मुझे, और मैंने पढ़ाया भी आपको कि शनि कर्म का कारक है, बुध व्यवसाय का कारक है, बिजनेस का कारक है। तो जिसके बारे में देख रहे हो उसका कारक चेंज कर दो, बाकी तो कॉम्बिनेशन यही है। 9th हाउस में इसके अलावा किसका नाम लिखूं भाई, कोई हेल्प करो मेरी। 9th हाउस में जिसका नाम लिखा है इसके अलावा और कौन हो सकता है? बस बस, बहुत बढ़िया, सूर्य हो सकता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप इसको जानते हो, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि इस तरह हम आप इसको निकाल सकते हो। अच्छा, 12वें से अगर नींद देख रहे हो तो किसको लूँ? वेरी गुड, हम मून को लेंगे। अगर 12th हाउस से हम नींद को कंसीडर कर रहे हैं, 12th हाउस से हम भोग को कंसीडर कर रहे हैं, तो वीनस को ले लेंगे। तो ये कारक नेचुरल कारक, ये नहीं है कि फिक्स है या जिसने भी बताया तो उसको वैसे ही लेना है। आप देखो चीज़ क्या देख रहे हो, उसके बेसिस पे चेंज करते रहो। अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रैक्टिकल चार्ट से समझते हैं कि इसको लगाना कैसे। ये चार्ट मेरे सामने है, मुझे कहा जाए कि सब जो अभी आप बता रहे हो लगन के लिए बताएं कि इसको कैसे लगाएं, देखेंगे। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं अपना जन्म नक्षत्र लिखूँगा, जो है मून जिसमें है उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं, और वो हो गया उत्तरा भाद्रपद, जो 26 नक्षत्र है, 26वां नक्षत्र है। मैंने 26 लिख लिया, ठीक है। एक आसान तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं आसानी से करने के, लेकिन फिर भी हमने 26 लिख लिया। अब आए हम लगन के नक्षत्र पर, लगन पुनर्वसु में आया। सही कह रहा हूँ, पुनर्वसु दिख रहा है आपको? पुनर्वसु जुपिटर का नक्षत्र है। जुपिटर के नक्षत्र या तो 7 होता है या 25 होता है या 16 होता है, ऐसे याद कर सकते हो ना। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए शनि की बात करूं तो शनि को नंबर 8 से जोड़ के देखते हैं हम नॉर्मली, तो हाँ, उसके तीनों नक्षत्र 8 ही देंगे आपको। 8 होगा, 17 होगा, 26 होगा, तीनों को जोड़ोगे तो 8 ही आएगा। तो एनीवे, हम यहाँ पर लगन पर गए और लगन का हमने देखा कि मेरा नक्षत्र पुनर्वसु आ रहा है, एंड पुनर्वसु जो है मैंने अभी बताया कि 7th नक्षत्र है, अगर आप अश्विनी से काउंट करो। नहीं काउंट करना आता तो टेबल आपके पास होनी चाहिए जिसमें 27 नक्षत्र के नाम लिखे हैं, वहां पर देख लो ये कहाँ पर आ रहा है। तो ये 7 आ गया, ठीक है। एक तरीका ये है जो आप लोगों को पता है कि उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है, तो शनि से गुरु तक गिनना है। गुरु कहाँ से आया? पुनर्वसु का लॉर्ड गुरु होता है, शनि से गुरु तक गिनना है, और दशा के आधार पर, जो दशा जिस तरह से आती है उसके आधार पर, और हमें पता लग जाएगा कि कौन से नंबर पे आ रही है, वही इसकी तारा हो जाएगी। ये आसान तरीका है उन लोगों के लिए जिन्हें नक्षत्र भी याद है, नक्षत्र के लॉर्ड भी याद हैं, दशा सीक्वेंस भी याद है, वो बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दशा से भी आप निकाल सकते हो शनि के आधार पर, और हमारे पास जो तारा आएगी वो आएगी 9, यानी कि परम मित्र, अगर नंबर याद है तो आएगी ना परम मित्र चंद्रमा से गिनने पर। कोई मुझे, विवेक क्लियर है? देश पांडे जी, ओके। तो हमने नंबर 9 ले लिया। नंबर 9 के लिए अभी आपने बोला AM यानी अति मित्र होती है। अब हम आ गए लगन के स्वामी पर। लगन का स्वामी कौन है भाई? मरकरी। मरकरी है। मरकरी किस नक्षत्र में है? यानी 27वां नक्षत्र लिख दूं। लगन के स्वामी का लगन लॉर्ड हमारा मरकरी है, जो आपने कहा 27वें नक्षत्र में है, यानी 2 + 7, ऐसे अगर देखूं तो 27 का बन जाएगा मेरे पास 9, ठीक है। वैसे बुध, सीधा सीधी बात करें तो बुध, तो शनि से बुध की दशा कब आती है? शनि के एकदम बाद आती है, यानी दूसरी तारा हुई। तो हम कहेंगे लगन इसका आया था अतिमित्र। लग्नेश आया संपत, या वो भी फायदे के में 2 नंबर आया। 2 का मतलब संपत होता है, जिसे फेवरेबल लेते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आया कारक, लगन का कारक। लगन का कारक इस कुंडली में सूर्य बनता है। सूर्य भी देवती में है, तो हमें दोबारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। हमें पता लगा भैया लगन का कारक भी अच्छी तारा में आ रहा है, और ये अगेन 2 आ जाएगा।
अब इसका अर्थ क्या है, अगर तीनों तारा अच्छी आ जाए जैसे कि यहाँ पर आई है, तो हम कहेंगे जो आप अपने बारे में राय रख, लगन क्या है, लगन आपकी थॉट है, आपकी सामाजिक छवि है, आपकी सेहत है, आपके प्रयास हैं, जो भी आप समझें। अगर चंद्रमा से वो तीनों ही वेल प्लेस्ड हैं, तो चाहे आप बीमार रहते हो, मैं ये साथ में जोड़ूं, चाहे आप बीमार रहते हैं लेकिन यू आर सेटिस्फाई विद योर ओवरऑल हेल्थ, कि ठीक है यार ये तो चलता रहता है, लाइफ तो ऐसे ही चलती है, सभी में दिक्कत कुछ ना कुछ लगी रहती है। और अगर बली है तो आप बहुत खुश हो कि मेरी हेल्थ तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, बल नहीं देख रहे हैं हम आपकी सेटिस्फैक्शन या आपकी उम्मीद देख रहे हैं उस भाव से कि वो पूरी होगी कि नहीं। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि इस भाव से जुड़ी उम्मीद पूरी होने के योग है। एक बात। अब अगर मैं इस चार्ट में देखूं तो मुझे लग्नेश नीच का नजर आता है, राइट। अगर मैं प्रभाव देखने की कोशिश करूं टेक्निकली, वैसे तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, बट टेक्निकली वो कंबस्ट भी है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ कंबशन, इन स्पाइट ऑफ डेबिलिटेशन, हम यही कहेंगे नहीं नहीं इसको कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल हेल्थ को लेके बंदा सेटिस्फाई है। अच्छा, ये सेटिस्फैक्शन से हमें क्या फ़ायदा होगा, ज्योतिषी को क्या फ़ायदा होगा, आप सोचो ज़रा, बताओ कि अगर हमें पता लग जाए कि किस भाव से ये बंदा सेटिस्फाई है या किससे नहीं है, तो क्या हो जाएगा। एक तो ये समझो उसका दुख का कारण, उसकी पीड़ा, उसका कहाँ से परेशानी है। शुरुआत में चार्ट आते ही आपने पहले उस भाव के बारे में जिक्र किया, अरे यार यहाँ कुछ हुआ नहीं वो तुम्हारा जैसा तुम सोच रहे थे, तो बंदे को कनेक्शन फील होता है कि यार सही बोला है इन्होंने। अब मैंने जैसे आपको कई चार्ट दिखाए हैं कि व्यक्ति करियर में बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत ऊंचे पद पर है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, आपने कुंडली में देखा यार ये तो खराब बैठा है, ये तो नुकसानदायक दिख रहा है, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि करियर से आप सेटिस्फाई नहीं हो, करियर में जो उम्मीदें आपने की थी वो आपकी फुलफिल नहीं हुई। इस तरह से हम इसको जज कर सकते हैं और देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर मेरी बात समझ में आई अभी तक जितनी मैंने बताई, कुछ डाउट हो तो बताओ मुझे। नहीं नहीं, ओके। अब पहले एक भाव और लेते हैं, फिर इसकी खामियां भी बताता हूँ, इस मेथड में क्या दिक्कत है। पहले तो आप ही इस चार्ट में मुझे बताओ कि कौन सा उसको ले, संतान को ले लें। संतान को लेके जातक प्रसन्न रहेगा या दुखी रहेगा, आपको क्या लगता है? कौन आएगा आगे वॉलंटियर जो कहे मैं निकालता हूँ सर, या मुझे ही ढूंढना पड़ेगा है? नहीं सर, हम आ जाते हैं। हाँ, ये बात हुई ना, टीचर होगा ना, जो टीचर होता है वो, हमें मौका चाहिए सर, आप बताओ तो सही, हम करते हैं अभी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ देवी जी, आपकी ब्लेसिंग है सर। अरे प्लीज नहीं सर। नहीं, सर अब जैसे चंद्रमा तो शनि के नक्षत्र में है, यानी शनि से ही वी हैव टू काउंट। तो सबसे पहले तो हम फिफ्थ भाव का देखेंगे कि भाव मध्य में कौन सा आ रहा है। तो फिफ्थ भाव के अंदर हम 25 डिग्री को रखेंगे। तुला राशि 25 डिग्री, यानी गुरु का नक्षत्र आएगा। बिल्कुल विशाखा आएगा, हाँ, बिल्कुल। गुरु का नक्षत्र विशाखा आएगा। और अगर अब चलिए गुरु का ही नक्षत्र आएगा, तो अब हम ये देखेंगे, वही वाली बात है कि शनि से गुरु तो क्योंकि अपर है, जैसे सर जैसे मैंने याद करा था, मैं इसको ऐसे याद करता, केशु सूचमरा गुशबु, हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ, 9वें दशा नंबर से पर कुछ। आएगा। तो अति मित्र हम्म तारा हो गई। तो सर फिफ्थ हाउस की तो अति मित्र तारा हो गई। अब इसके बाद हम हम्म देखेंगे भावेश। भावेश मेरा है शुक्र। अब मैं शुक्र हम्म को देखूंगी कि शुक्र किस तारा में है। तो शुक्र मेरा है मीन राशि में 13 डिग्री 22 मिनट, मीन्स शनि के नक्षत्र में, उत्तर भाग। फिर ये शनि के नक्षत्र में है, तो यानी वो सर जन्म नक्षत्र इसको बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है ना बोलेंगे। सर, तो यानी मेरा भावेश जो है वो जन्म नक्षत्र में हो गया। और करेक्ट। इसके बाद अब मैं पंचम की कारक गुरु को देखूंगी। गुरु जो है वो है कन्या राशि में 1 डिग्री का, मीन्स दैट सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य के नक्षत्र में है, तो सूर्य में शनि से काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5वां, तो वो 5वीं तारा आई, यानी कि प्रत्यारी तारा आई। इट मीन्स दैट सर भाव भावेश कारक को अगर मैं सोचूं ऐसे 33% भी अगर हम दें, तो मीन्स दैट पंचम भाव को लेकर आई हैव 66%। मीन्स दैट हम्म, कि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम तो है, लेकिन मतलब हाँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा। 33 नेगेटिव है। ओके। अच्छा, जो 33 जन्म वाला है, ये सुनीता जी तो बड़ी चालाक निकली, उन्होंने जन्म तारा को तो ना अच्छे में डाला था ना बुरे में डाला, अब आपने कैसे इसको अच्छे में डाल दिया?
सर जन्म तारा जैसे, हाँ अब एक चीज हो रही है यहाँ पर, ये जो उन्होंने भी बताया था, पीछे मैं उनका सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर मानकर चलिए सपोज कि भाई मेरा चंद्रमा शुभ प्रभाव में है तो मैं उसको शुभ लूंगी। चंद्रमा अभी या उस भाव का स्वामी कौन? उस भाव का स्वामी सर। हाँ, मैं गलती से सॉरी सर, हाँ चंद्रमा, हाँ मैं हाँ कोई वो, बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, एक हाँ मिनट। आप ये कह रहे हैं, अब यहाँ मैं ममता जी की लाइन पूरी कर देता हूँ। ममता जी ने बात तो रख दी कि अगर मुझे दिख रहा है कि पंचम अधिपति उच्च का बैठा है, जो कि इस कुंडली में है, तो फिर जन्म तारा की मैं तारीफ करूंगा कि अरे जन्म तारा है, ये तो बहुत बढ़िया है, एग्जॉल्टेड होके बैठा है, तो कनेक्शन भी है और उच्च के शुक्र के साथ है। यही अगर यहाँ पर शुक्र उच्च का नहीं होके नीच का होता, पाप प्रभाव में होता, सिवियरली अफ्लिक्टेड होता, तो हमारे टर्म्स होते कि नहीं बस अब ये तो दिल में शूल गड़ा हुआ है, ये तो ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ ही बैठा है वो ग्रह और कमज़ोर होके बैठा है, तो ज़िंदगी भर वो दुख दर्द आप साथ लेके जाओगे। तो जन्म तारा बड़ी क्रूशियल हो जाती है, और उसको हम अच्छी और बुरी कैटेगरी में उसकी स्ट्रेंथ देख कर डालेंगे, ये ध्यान रखिएगा, सभी को बोल रहा हूँ। तो बाकी मैडम ने तो सामने रख ही दिया कि 66% उस हिसाब से अच्छा होना चाहिए। जुपिटर की प्रॉब्लम दिखती है, तो इतना हम उसको लेकर नेगेटिव नहीं बोल सकते कि भाई ख़राब हो जाएगा या नुकसानदायक रहेगा। अब इसमें मैं एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जोड़ना चाहता हूँ। ममता जी, लगन का नक्षत्र थोड़ी देर पहले जब मैंने किया तो पुनर्वसु आया था, दिख रहा है स्क्रीन पे, मैंने तो आसान वाला ले लिया जो दिख रहा था, तो पुनर्वसु ले लिया। आपने मेहनत करके निकाला तो आपने बोला कि सर ये विशाखा आ रहा है, और वो ठीक है। अब अगर मैं नवम भाव पर जाऊं तो नवम भाव में मुझे मिलेगा पूर्वा भाद्रपद, क्योंकि वही 25 डिग्री इधर बैठाऊंगा तो फिर गुरु का आएगा। वो सर वो आपने बताया था सर कि जो लगन का होता है ना उसी के ही पार्टनर, मतलब आगे दो वो 5-9 वही आते हैं। अब इस बात को अगर हम ऐसे समझे फिर तो ये मेथड में फ्लॉ हो गया, नुकसान हो गया कि अगर मेरे लगन का जो होगा अगर मेरे गए लगन के 33 पॉइंट तो मेरे पंचम के भी जाएंगे, मेरे नवम के भी जाएंगे। अगर मेरे सेकंड के गए तो मेरे 6th का भी जाएगा, मेरा 10th का भी जाएगा। मतलब त्रिकोण पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा मेरा। कोई भी त्रिकोण हो सकता है जो भी विपत्त तारा में आए या प्रत्यरी में आए या जो भी हमारी नेगेटिव तारा में आए। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सीखा तो मुझे लगा क्या करूं कि ये सही आए, ये तो मेथड में कुछ गड़बड़ है। तो मेरा दिमाग गया श्रीपति पर, अपने टाइम की बता रहा हूँ, श्रीपति लगाते हैं। श्रीपति में क्या होता है, भाव श्रीपति सुना हो आपने, उसमें हर भाव की डिग्री अलग अलग आती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो सेकंड की है सेम डिग्री 6th की हो, सेम डिग्री 10th की हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भाव की डिग्रीज बदल जाती है, तो क्या पता वहाँ से परिणाम आ जाए। ये मेरी बात समझ में आ रही है या मैं नहीं समझा पाया आपको? मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी भाव की डिग्री को का नक्षत्र जब आप लेते हैं तो उससे त्रिकोण में उसी के नक्षत्र पड़ते हैं। तो एक बार तारा खराब आई तो पूरे त्रिकोण की तारा बिगड़ने वाली है, ये पक्का है। तो ऐसे में अगर मैं देखूं तो ये एक नुकसान होने के योग है, फिर तो तीनों जाएंगे। अच्छा, इसका दूसरा, लेकिन मुझे वहाँ पे फिर परिणाम नहीं मिले। श्रीपति मुझे नहीं परिणाम देता मिला, मुझे इसी पर विश्वास ज़्यादा रहा जो अभी हम कर रहे हैं इसमें। लेकिन एक अंतर आ गया, एक बड़ा फर्क आ गया। अगर कोई ग्रह उस भाव में हो, इसको ध्यान से सुनना, रूल थोड़ा सा ऑल्टर कर रहे हैं अब हम, सिंपल रूल है भाव भावेश कारक वाला। लेकिन अगर भाव में कोई सिंगल प्लैनेट बैठा है तो यू नीड टू टेक नक्षत्र ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। जैसे सपोज अगर ये राहु यहाँ पर स्वाति में होता, अभी तो विशाखा में, तो अपना आंसर अभी भी वही रहेगा जो ममता जी ने दिया। लेकिन अगर राहु यहाँ पर स्वाति में होता तो फिर मैं चंद्रमा से पंचम भाव मध्य की डिग्री ना लेकर स्वाति की बात कर रहा होता है, जो 5th में बैठा है उसको लेंगे। ये कुछ उसी तरह है जब सप्तम भाव में विवाह का समय अवधि निकालने की बात होती थी, हम कहते थे सप्तम भाव में पड़ने वाला नक्षत्र या फिर सप्तम भाव में जो बैठा है ग्रह उसका नक्षत्र अधिपति कौन है। याद होगा 7th हाउस में जो बैठा है उसके नक्षत्र अधिपति पे फोकस कर। तो भाई यहाँ पर अगर मुझे त्रिकोण में यहाँ पर विशाखा का ये राहु मिल गया तो मैं फिर विशाखा ले रहा हूँ। अदरवाइज मैं अगर वो राहु स्वाति का होता या चित्रा का होता तो मैं चित्रा ले लेता या वो ले लेता, उससे परिणाम ज़्यादा सही आएंगे। क्लियर है इतनी बात जितना मैंने कहा? अब इसमें और क्वेश्चन भी आएंगे, मैं आपके लिए वो छोड़ रहा हूँ कि अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, वो तभी दूंगा जब आप लोग पूछोगे। तो अब 5th हाउस का क्वेश्चन है यहाँ पे। सॉरी अगर 3 प्लैनेट्स बैठे हो तो,
और तीनों अलग ओके अलग नक्षत्र में बैठे हो। मैंने तो जो चार नक्षत्र हवा चार की ग्रह देखे लिए देखे मैडम। तासु। हम्म। जो हमने तो एक मिनट, चार ग्रह इस कुंडली को मैंने लिया इसीलिए है कि ये सवाल आए कि भाई चार बैठे हैं, तीन बैठे हैं, दो बैठे हैं, तो उस भाव को कैसे डील करेंगे। अभी बताऊंगा मैं, थोड़ी देर मुझे और दो। अभी पहले आप मुझे ये बताइए कि सेवन्थ हाउस के लिए भी करो, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एक हाउस है, उसके मालिक के साथ तो अपना ममता जी ने काम खराब करवा ही दिया है। मतलब समझा देता हूँ मैं, सेवन्थ लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। वो अभी बोल ही चुकी है, उत्तरा फाल्गुनी में है। उत्तरा फाल्गुनी से उत्तरा भाद्रपद से उत्तरा फाल्गुनी पांचवी तारा आएगी, तो सेवन्थ लॉर्ड तो भैया प्रत्यरी में गया चंद्रमा से। ये बात तो सही है। अब आ जाइए सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में सेम डिग्री 25-36 बिठाऊंगा तो कौन सा नक्षत्र आएगा? उत्तराषाढ़। उत्तरा आषाढ़, ठीक है जी, एब्सोल्युटली राइट। उत्तरा आषाढ़ 25-36 पर 26-40 के बाद नहीं चालू होता। चढ़ा है सर वो उसका आएगा, क्या नाम है, वीनस का आएगा, वीनस का आएगा, हाँ वीनस ठीक का। है जी, ठीक है 26-40 तक। 26-40 से पहले पहले तक पूर्वा आषाढ़ रहेगा, उसके बाद उत्तरा आषाढ़ आएगा। हम क्या कर रहे हैं पता है ना आप लोगों को? हमने सेम डिग्री को सेवन्थ हाउस में देखा और वहां पर नक्षत्र जज किया। तो वो क्योंकि यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, इनकेस प्लैनेट होता तो उसको लेते, वो आसान रहता। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो हमारे पास नक्षत्र आया पूर्वा आषाढ़, और पूर्वा आषाढ़ पे हमें खुश होना चाहिए या बुरा मानना चाहिए? क्या हुआ बताइए, आपको क्या लगता है, तारा अच्छी हो गई या बुरी हो गई? सेम तारा पड़ेगी सर। ओके, आप गिन लेते हैं। शनि से शुक्र तक जाना है, शनि की दशा के बाद आती है बुध की दशा। नहीं मुझे तो पता है देवी जी, लेकिन मैं फिर भी गिनना चाह रहा हूँ अपनी अपनी श्योरिटी के लिए कि मुझे याद है कि नहीं। तो शनि के बाद बुध की आती है, बुध के बाद केतु, केतु के बाद आती है शुक्र की, तो चौथी तारा हुई, तो चौथे नंबर पे आए। चौथे का मतलब है कि सेवन्थ हाउस मेरे चंद्रमा से शेम तारा में गया, सेवन्थ लॉर्ड की तारा अच्छी नहीं है। और अगर ये मेल चार्ट हुआ तो बलि शुक्र जन्म तारा में बैठा है। तो अगेन आउट ऑफ 3 फैक्टर 2 फैक्टर मेरे अभी भी सेव है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम यही लाइन बोलेंगे, स्टेटमेंट जो मैंने कही कि सेवन्थ हाउस को लेकर भी कोई ऐसी मेजर इशू नहीं नजर आता कि जो जातक को किसी तरह की डिससेटिस्फेक्शन दे रहा हो या नुकसान दे रहा हो। ये सारी कैलकुलेशन हम चंद्रमा से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चंद्रमा आपकी उम्मीद है। मैं पहले बोल चुका हूं कि चंद्रमा आपकी उम्मीद है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस भाव के लिए कैसे जाएगा, तो उसके लिए हम देख रहे हैं। तो ऐसे करके आप एक पूरी टेबल बना सकते हो 12 भावों की विद कारका, और जहाँ पे तीनों रेड लाइन में आ जाए तो क्लाइंट को आप बता सकते हैं कि सर इसका ध्यान रखना, या इसकी उम्मीदें कम कर दो, अपेक्षाएं कम कर दो। और अगर तीनों पॉजिटिव जा रहा है तो कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। 3 में से 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, या उल्टा वो आप कर लोगे ना, 2 खराब है तो ज़्यादा खराब है, ऐसा बोल सकते हैं। और अब मेरा सवाल आपसे कि अगर सपोज किसी का सेवन्थ लॉर्ड बहुत वेल प्लेस्ड है, बहुत वेल प्लेस्ड मतलब अपनी स्वराशि का बैठा है, 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, लेकिन तारा ना तो भाव की अच्छी आई सेवन्थ हाउस की, ना सेवन्थ लॉर्ड की अच्छी आई, ना कारक की अच्छी आई, क्लाइंट को क्या बोलूं? बीवी नहीं मिलेगी, बीवी मिलेगी, क्या बोलना चाहिए मुझे? ट्रबल्स रहेंगे और सर, क्यों? बीवी मिलेगी तो सही, मिलेगी। पर सब कुछ अच्छा होने के बाद वो दुखी रहेंगे उससे। खराब नेचर की मिलेगी? नहीं, अपने में काउंटर ज्यादा पार्ट आपसे स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रांग रहेगा। आपका सर हो सकता पार्टनर है आपसे हस्बैंड वेटेज ही ना दे वाइफ को। ओके, नहीं नहीं देखो, वेटेज ना दे। अगर तारा खराब आ रही है तो वो चुभने वाली चीज़ पे वेटेज ना चाहते हो चली जाती है कि यार ये चीज़ खराब क्यों रही, ये क्यों नहीं मिली, तो वेटेज तो कहीं ना कहीं रहेगी। और वेटेज के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कुछ इस तरह का भी होता है। राइट, आप क्या कह रहे हो कि सेवन्थ हाउस सेवन्थ लॉर्ड हम मेल का ले रहे हैं और फीमेल उसकी पार्टनर की बात कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, या वाइस वर्सा उल्टा कर रहे हैं कि फीमेल का चार्ट है? आप मुझे बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सर आपने कहा ना, कोई भी हो, चाहे लड़का हो या चाहे लड़के, फिर तो ऑपोजिट जो होगा ना उसके लिए मतलब उसके लिए परेशानी तो होगी ना, क्योंकि भाव अच्छा, उसको पति तो अच्छा, चली पत्नी है, पति तो अच्छा मिल गया। बट ये हो सकता है ना कि अगर चंद्रमा से जो आप बता रहे हैं, तो हो सकता है कि
वाइफ को तो मतलब वाइफ की कुंडली में तो पति अच्छा मिल गया, बट क्योंकि उसकी तारा खराब है, तो हो सकता है ना उसको कहीं कुछ चुभन हो कि मेरा हस्बैंड अच्छा तो है, सब कहते हैं अच्छा है, बहुत अच्छे, यू आर वेरी लकी, बट कहीं ना कहीं उसके दिमाग, उसके दिल में टीस हो। वही वही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया तारीफ करती है पार्टनर अच्छा मिला हुआ है, लेकिन आपका आपके मुताबिक नहीं है, आपकी सोच के मुताबिक नहीं है, क्योंकि मून आपके माइंड को इंडिकेट करता है, मनस्थिति को करता है, तो उसके मुताबिक ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है, ये इंडिविजुअल का चार्ट। और वो फिर आप चाहे कितनी भी कुंडली मिलान कर लो, कितना भी अच्छा पार्टनर ढूंढ लो, भैया दोस्त तो तुम में, तुम्हारा सप्तमेश नहीं बैठ रहा सही, तो अब क्या कर लोगे, दूसरे को कितना बोल लोगे। तो ये यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम होती है कि अपनी कुंडली में इसके कारक कहाँ विराजित हैं। अच्छा, तो ये बात समझ में आई कि पार्टनर अच्छा है, उसका नेचर भी अच्छा है, लेकिन आपके हिसाब से नहीं है, जैसा आप सोच के बैठे थे या बैठी थी वो नहीं मिला है। तो हम इस तरह से टर्म बोलेंगे, और यही संतान के लिए हो सकता है, यही करियर के लिए हो सकता है, यही फाइनेंस के लिए हो सकता है। 12 भावों के लिए सेम स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं कि ठीक है ओवरऑल तो अच्छा हुआ। जैसे मुझे उम्मीद हो कि मुझे इस काम से, इस प्रोजेक्ट से 5 करोड़ मिलना चाहिए, मिले या 2.5, तो मैं तो वो 2.5 जो नहीं मिले उसके लिए रो रहा हूँ, किसी और को वो 2.5 मिले हुए दिख रहे हैं कि 2.5 करोड़ मिल गए, भाई इसका तो भला हो गया। तो यहाँ पर ये तारा काम करती है। तारा यहाँ तो ये तो शुरुआत है। अब इसके बाद दशा में तारा का क्या रोल है, ठीक है, दशा नाथ से कारक ग्रह की तारा का क्या रोल है, ट्रांजिट में तारा। अब ट्रांजिट की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपसे शेयर करूं। अभी जन्म तारा की बात हुई और एक आवाज़ आई कि जन्म तारा के लिए सर ये कहा गया है कि बहुत क्या था वो, वीक अगर होगा या वो प्लैनेट ऐसा करके कुछ बोला गया था। मैं आपसे पूछूं, अगर जन्म तारा में कोई क्रूर ग्रह चल रहा हो, विल इट बी गुड फॉर यू? अगर मेरे चंद्रमा के ऊपर से शनि सेम नक्षत्र में जा रहा हो, इट शुड बी गुड फॉर मी, या मैं इसको नेगेटिव लूं? ट्राई करो, बोलो आपको क्या लगता है। नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तो उसको और डरा देंगे, हम भाई चंद्रमा की जितनी डिग्री है ना, सेम डिग्री पे आजकल शनि चल रहा है, और डरा क्या देंगे। केसेस देखे हैं जिसमें डर बैठ जाता है, वो बंदा कहता है सर मैं कितना सफ़र कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, वो हो प्रॉब्लम चल रही होती है। तो ये जो कहते हैं ना कि जन्म तारा में ग्रहों का गोचर अच्छा है, तो पहले उनसे ये पूछना चाहिए भाई कौन सा ग्रह, शनि, राहु, केतु, सूर्य, कौन से प्लैनेट की बात कर रहे हो, जिस ग्रह की बात कर रहे हो उसके आधार पर जन्म तारा का ये वेरी कर जाएगा। लेकिन बाकी तारा, संपत और ये जो है जो नाम हम अच्छी तारा बोलते हैं, उसमें क्या क्रूर ग्रह फायदेमंद है या शुभ ग्रह? आप एक काम करो, आज हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे आज, या आपको कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, आप इस पे काम करके मुझे बताना आपको क्या लगता है कि विपत तारा में शनि अच्छा होगा या साधक तारा में? सिंपल शब्द रखेंगे, विपत तारा में शनि अच्छा होगा या साधक तारा में, एक। ठीक है, दूसरा, शुभ ग्रह, तारा खराब हो भाव अच्छा हो तो क्या शुभ फल देगा? जैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि चंद्रमा से तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर अहितकारी होता है, बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देता, बट वहाँ पर तारा में वो शेम में हो, साधक में हो, तो क्या एक्सपेक्ट करूँ कि अच्छा परिणाम देगा, बहुत बढ़िया जा रहा है, या नेगेटिव लेना है? ठीक है, क्लियर है। और इसका उल्टा कर लो, अच्छे भाव में जा रहा है, आपने कहा यार यहीं तो उम्मीद थी, यहाँ आ जाएगा ना तो मेरा भला हो जाएगा, लगन से तीसरे, चंद्रमा से 11वें, लग्नेश से 6ठे, क्रूर ग्रह चल रहा है, आप कह रहे हो यही पोजीशन तो चाहिए, वहाँ पर देखा तो भाई वध तारा आ गई, तो अब क्या वो अच्छा हो जाएगा या बुरा? तो ये मुझे आप अगले सेशन जब भी हम मिलेंगे, अगले वीक देखते हैं, अगर आप लोग तब तक करके इसको मुझे बताइए, और हम फिर इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे कि कुंडली पर कैसे लगाना, और मेरे क्या अभी तक के ऑब्जर्वेशन रही रिलेटेड टू दशा, ट्रांजिट एंड तारा चक्र। ठीक है जी, अभी जितना किया उस पर तो कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क। हाँ, वो अभी 4 ग्रह वाली बात हुई थी, पहले उसको ले लें। तो 4 ग्रह वहाँ पर है, तो जो सर्वोपरि है, जो सबसे ज़्यादा बली है उसको लीजिए, जो बाकियों के मुकाबले कंपैरिजन में स्ट्रांग है उसको लेना चाहिए। अभी एक आवाज़ आई थी कि जो लगन की डिग्री के पास हो, नहीं लगन की डिग्री के पास होगा तो वो तो लगन वाले नक्षत्र में ही हो जाएगा, या भाव की डिग्री के पास होगा तो वो तो फिर फ़ायदा क्या है इसका लगाने का?
तो जैसे अभी वो 4 ग्रह साथ बैठे थे, तो वहाँ पे हमें पता था कि शुक्र उच्च का था पाइसेस में, अगर आपको याद हो 10th हाउस में, और मून से एसोसिएटेड था। मून डिग्री वाइज मून ही उसके सबसे करीब बैठा था। अगर नहीं है तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि मून और वीनस, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर क्रूर ग्रह भी है तो आप उसको क्यों नहीं ले रहे हैं, हम कहेंगे क्रूज से पहले एक बेनिफिक प्लैनेट साथ में है। तो मैं यहाँ पर वीनस को प्रायोरिटी दूंगा ओवर सन। Although sun is in a friendly sign associated with 3 natural benefic planet, तो सूर्य पर भी डाउट जाता है कि यार सूर्य को क्यों नहीं कर रहे, दिग्बली है, 3 शुभ ग्रह साथ बैठे हैं, चौथा शुभ ग्रह देख रहा है, तो शुक्र कहाँ से आया? शुक्र इसलिए आया क्योंकि शुक्र अपने पोटेंशियल में उच्च का है, उसके अपने पास जान पर वो एग्जॉल्टेशन वाली है। तो इसको इस तरह देखना है। हाँ जी, बोलिए अरुण जी। जी सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे चंद्रमा से हमने तारा देखी तो मन की स्थिति को बता रहा है, तो लगन से और लग्नेश से भी तो देख सकते हैं। ओके, देखो नक्षत्र को जितने भी पुराने ग्रंथ हैं या जितने भी दक्षिण भारतीय ग्रंथ हैं, उसमें चंद्र के साथ नक्षत्र के संबंध को आप जानते हैं कि पति पत्नी का संबंध कह लो, या चंद्रमा की 27 बीवियां हैं, और 10 तरह से इस बात को रखा गया है। मतलब यही है कि मून हमारी इच्छाएं हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है। लगन से अगर हम देखें तो उससे क्या निकलेगा, पहले तो ये बताओ, आप कोशिश करो कुछ समझाने की। अगर लगन से अगर देखेंगे तो परमात्मा जो हमको देना चाह रहा है, और लग्नेश हमारे प्रयासों से जो हमको सफलता मिल रही है वो हो जाएगी, जहाँ तक मेरी। लग्नेश से तो मैं आगे मौका रहेगा तो ज़रूर आपको बताऊंगा भी, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कि अगर आप लग्नेश से देखते हैं तो ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व को लेना है बस, भावा लॉर्डशिप नहीं। वो अभी मुझे लगता है कि आज के सेशन के हिसाब से तो थोड़ा वो अलग हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसी से देखें तो भाव बल जो अभी तक हम निकाल रहे थे, हम उसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे कि उच्च ग्रह को उच्च नहीं मानेंगे, हम नहीं कह रहे शुभ ग्रह को शुभ नहीं लेंगे, अच्छी दृष्टियों को कंसीडर नहीं करेंगे, सब वो करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। अब बस चंद्रमा वाले पॉइंट से हमें ये पता लग जाएगा कि नेटिव सेटिस्फाई है कि नहीं उस भाव से। क्योंकि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कौन सा इंडिविजुअल जिंदगी भर सेटिस्फाई नहीं हो पाता, जीवन के किस अलग अलग क्षेत्रों को लगे, यार अभी और करना है, अभी और करना है, बताओ कौन कौन नहीं हो पाता? अगर ये सवाल आपके पास आए, अर्चित। सर एक तो है कि अगर 11th लॉर्ड में पीड़ित लग्नेश है तो आपकी हाँ, महत्वाकांक्षाएं बहुत है, लेकिन आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दीप्ति कुछ कहना चाह रही है। दीप्ति, आप क्या कह रहे हो? सर अगर उसका लग्नेश वक्री होगा तो वो भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, वो प्रयास करते रहते हैं। लग्नेश वक्री है तो ऊपर उपचय नीचे। में जाकर लग्नेश सर पीड़ित हो जाए, लग्नेश उच्च हाँ, का बस बस होके बस वक्री बस। हो जाए तो है ना सर? हाँ, ये तीनों कंडीशन में क्या बात है, मजा आ रहा है। एक ने कहा उच्च होकर वक्री हो जाए, बिल्कुल सही है। वो कब कैसे सेटिस्फाई होगा? स्पेशली जिस भाव में बैठा उस भाव को लेकर, ठीक है, जिस भाव में बैठा उस भाव को लेकर दिक्कत रहेगी। अभी ये कहा गया कि उपचय स्थान में लग्नेश पीड़ित है तो प्रयास भी कर रहा हूँ और पीड़ित भी हो रहा हूँ, तो वो कभी इच्छा ही नहीं पूरी होकर दे रही है, ये भी बात सही है। अच्छा, लेकिन हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब किसी ना किसी जीवन के क्षेत्र को लेके दिमाग में ये तो रहता है, यार ये चीज़ नहीं मिली, ये मिल जाती ना तो अच्छा हो जाता। ठीक है, वो अफेयर मेरा शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ, अगर उसी से शादी हो जाती तो पता नहीं मैं कहाँ होती वगैरह वाला। या कुछ ऐसा ही करियर, मुझे ये बनना था, मुझे सिंगर बनना था, लेकिन बताओ मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, चाहे आप अच्छा कमा रहे हो, लेकिन मुझे बनना तो वो था। तो हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर सेक्टर तक जा पा रहे हैं कि किस सेक्टर की महत्वाकांक्षा आपको दुख दे रही है, मन में टीस की तरह चुभती है। ये अंतर है इसका। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखें। 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें लिखे हुए, मैंने सेकंड क्वेश्चन नहीं लिख पाई, क्या रिपीट करेंगे सर? या लिखे हुए आएंगे, आप अपने डालेंगे 4 क्वेश्चन जब कोई और डाल दे, रिप्लाई में कर देना भाई, जिसने चारों लिखे हैं तो वो कर देंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम। थैंक यू सर।